The presidents of the Russian Federation, Ukraine, and the United States of America, and the Prime Minister of the United Kingdom will now sign the Memorandum on Security Assurances for Ukraine. 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा, लेकिन उसकी विरासत में कुछ ऐसा था जो उसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शामिल कर सकता है। परमाणु हथियार। सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन के पास लगभग 1700 से ज़्यादा रणनीतिक परमाणु हथियार, 130 से ज़्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें और 33 से ज़्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाले बमवर्षक विमान मौजूद थे। ये हथियार इतनी क्षमता रखते थे कि अमेरिका और रूस जैसे महाशक्तिशाली देशों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते। यूक्रेन अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन चुका था, लेकिन सवाल यह था कि क्या यूक्रेन इस शक्ति को बनाए रखेगा या इसे छोड़ देगा। यूक्रेन के पास अपने परमाणु हथियारों को रखने का विकल्प जरूर था, लेकिन उसके सामने कई चुनौतियां भी थी। पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी इन हथियारों की तकनीकी देखभाल और रखरखाव। अधिकांश परमाणु हथियार सोवियत तकनीक पर आधारित थे और उनका नियंत्रण मॉस्को के कमांड सिस्टम के तहत था। यूक्रेन के पास इन मिसाइलों और परमाणु हथियारों की मरम्मत करने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि उनके रखरखाव और संचालन के लिए आवश्यक तकनीक विशेषज्ञता रूस के पास थी। दूसरी चुनौती थी अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों ने मिलकर के यह सुनिश्चित किया कि यूक्रेन इन हथियारों को अपने पास न रखे। अमेरिका और रूस को यह डर था कि अगर यूक्रेन अपने परमाणु हथियारों को बनाए रखता है तो इससे वैश्विक स्थिरता पर खतरा बढ़ सकता है। यूरोप में एक और नई परमाणु शक्ति उभर सकती है। 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम नामक एक समझौता हुआ, जिसमें अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने यूक्रेन को यह आश्वासन दिया कि अगर वह अपने परमाणु हथियार छोड़ देता है तो उसकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प खेल खेला गया। इस समझौते को कोई ठोस एग्रीमेंट नहीं कहा गया, बल्कि केवल मेमोरेंडम का नाम दिया गया। इसका मतलब यह था कि यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी ट्रीटी नहीं थी, बल्कि एक सामान्य सहमति पत्र था जिसे कोई भी देश आसानी से नज़रअंदाज कर सकता था। इससे भी बड़ा कूटनीतिक छल यह था कि समझौते में यूक्रेनी भाषा की लिखी प्रति में सिक्योरिटी गारंटी शब्द लिखा गया था, जिसका मतलब था कि यूक्रेन को ठोस सुरक्षा प्रदान की जाएगी, लेकिन रूसी और अंग्रेजी भाषा में इसे सिक्योरिटी एश्योरेंस कहा गया, जिसका अर्थ केवल एक साधारण आश्वासन था, न कि कोई कानूनी बाध्यता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गारंटी और एश्योरेंस में बहुत बड़ा अंतर होता है। गारंटी का अर्थ यह है कि यदि यूक्रेन पर हमला होता तो इन देशों को अनिवार्य रूप से उसकी रक्षा करनी होगी, लेकिन एश्योरेंस केवल एक नैतिक और कूटनीतिक बयान होता है जिसका कोई ठोस कानूनी आधार नहीं होता, ठोस कानूनी असर भी नहीं होता। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कैसे ये सुपर पावर्स एक छोटे से देश के साथ इतना गंदा और घिनौना खेल खेलते हैं। यूक्रेन को यह एहसास ही नहीं होने दिया गया कि वह सिर्फ कागजी वादों के आधार पर अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा छोड़ रहा है। जब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, तब अमेरिका और ब्रिटेन ने केवल प्रतिबंध लगाकर अपने हाथ झाड़ लिए, और फिर 2022 में रूस ने पूरे यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन पश्चिमी देश केवल हथियारों की आपूर्ति और बयानबाजी तक सीमित रहे। खैर, वापस बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर वो आते हैं। इस समझौते में केवल अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ही नहीं, बल्कि चीन और फ्रांस, जो कि उस समय परमाणु शक्ति संपन्न देश हुआ करते थे, भी शामिल हुआ। लेकिन जैसा कि पहले देखा गया कि इन दोनों देशों ने भी केवल आश्वासन यानी कि एश्योरेंस दिया, कोई ठोस गारंटी नहीं थी। चीन ने कहा कि यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का वह सम्मान करेगा, लेकिन उसने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी सैन्य संघर्ष में न तो वह हस्तक्षेप करेगा और न ही किसी पक्ष की तरफ से लड़ेगा। इसका मतलब यह था कि अगर यूक्रेन पर हमला होता तो चीन केवल बयान जारी करेगा, लेकिन सैन्य रूप से कोई मदद नहीं करेगा। फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों ने भी यूक्रेन की स्वतंत्रता और अखंडता का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी परिस्थिति में वे सीधे सैन्य संघर्ष में समर्थन नहीं देंगे। कुल मिलाकर यह पूरा समझौता सिर्फ सांत्वना देने और एक कागजी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने तक सीमित था। जब वक्त आया तो इन सभी बड़े देशों ने यूक्रेन को उसके हाल पे छोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि यूक्रेन ने यह समझौता आखिर क्यों किया? क्या उसे यह एहसास नहीं था कि बिना किसी ठोस सुरक्षा गारंटी के अपने परमाणु हथियार त्याग देना आत्मघाती हो सकता है? इसका जवाब मिलता है उस समय यूक्रेन की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में। यूक्रेन उस समय एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। भारी उद्योग जो पहले सोवियत संरचना के तहत फल फूल रहे थे,
और उत्पादन करने में असमर्थ थे। सरकारी खर्च बढ़ता जा रहा था लेकिन राजस्व घटता जा रहा था। महंगाई इतनी ज़्यादा थी कि आम जिंदगी और आम जनता की जिंदगी कठिन हो गई थी। इस आर्थिक संकट के बीच रूस ने गैस की आपूर्ति को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। रूस अभी भी गैस की आपूर्ति को यूरोप के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। हमेशा धमकी देता रहता है कि गैस की आपूर्ति यूरोप को बंद कर देगा। रूस को यह अच्छे से पता था कि यूक्रेन उसकी ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर है, खास करके प्राकृतिक गैस के मामले। रूस ने कई बार गैस की कीमतें बढ़ाई, कभी कभी गैस की सप्लाई रोक दी ताकि यूक्रेन पर राजनीतिक दबाव डाला जा सके। अब हमारे आपके लिए यह सुनना छोटी सी समस्या लग सकती है, क्योंकि गैस की आपूर्ति का संकट हमें बहुत बड़ा मुद्दा नहीं लगता, लेकिन ठंडे देशों में जहां तापमान -20 डिग्री से -30 डिग्री तक गिर सकता है, वहां गैस की आपूर्ति बाधित होने का मतलब है जमी हुई पाइपलाइनें, ठंडे घर और जम चुकी नदियां और जम चुकी जिंदगी, ठहर चुकी जिंदगी। यूरोप और रूस के ठंडे इलाकों में गैस न सिर्फ खाना बनाने या बिजली बनाने के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी बचाने के लिए भी ज़रूरी होती है। यूक्रेन में सर्दियों के मौसम में गैस की किल्लत का मतलब था कि लाखों लोग बिजली और गर्म पानी से वंचित हो सकते। स्कूल, अस्पताल, दफ्तर और घरों में हीटिंग सिस्टम ठप पड़ सकता था। इससे न केवल आर्थिक गतिविधियां रुक जाती, बल्कि लोगों की जान को भी सीधा खतरा होता। रूस ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया और यूक्रेन को बार बार गैस की कटौती की धमकी देकर कमजोर करने की कोशिश की। इसके अलावा यूक्रेन के पास परमाणु हथियारों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन भी नहीं थे। ये हथियार अत्याधुनिक थे, लेकिन उनकी सुरक्षा और रखरखाव और परिचालन लागत बहुत ज़्यादा थी। परमाणु मिसाइलों को संभालने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता की ज़रूरत थी, जो मुख्य रूप से रूस के नियंत्रण में। अब एक तरफ आर्थिक बदहाली, दूसरी तरफ ऊर्जा संकट और ऊपर से पश्चिमी देशों का यह दबाव कि अगर यूक्रेन अपने परमाणु हथियार छोड़ता है तो उसे आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सब मिलकर के यूक्रेन को परमाणु हथियारों का त्याग करने की ओर धकेल रही थी। लेकिन यह फैसला इतिहास के सबसे महंगे समझौतों में से एक साबित हुआ। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को आर्थिक सहायता देने का वादा किया ताकि वह अपने परमाणु हथियारों को छोड़ने के बदले में एक मजबूत अर्थव्यवस्था विकसित कर सके। इसके तहत अमेरिका ने यूक्रेन को $175 मिलियन से ज़्यादा की वित्तीय सहायता दी ताकि वह अपने परमाणु हथियारों को नष्ट कर सके और उसे अपने पारंपरिक सैन्य बलों को मजबूत कर सके उन पैसों से। लेकिन यह सहायता उस विशाल सैन्य शक्ति की भरपाई नहीं कर सकती थी जिसे यूक्रेन ने खो दिया अपने परमाणु हथियार रूस को सौंप कर। 1996 तक यूक्रेन ने अपने सभी परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए या नष्ट कर दिए। इसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी और आर्थिक सहयोग मिलने का वादा किया गया। लेकिन 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका और यूरोप ने केवल प्रतिबंध लगाने तक सीमित प्रतिक्रिया दी। किसी भी देश ने यूक्रेन की सुरक्षा के लिए सैन्य सहायता नहीं दी। बुडापेस्ट मेमोरेंडम केवल एक कागजी वादा बनकर रह गया। फिर 2022 में रूस ने यूक्रेन पर एक पूर्ण हमला किया और अमेरिका और नाटो देशों ने फिर से केवल प्रतिबंधों और हथियारों की आपूर्ति तक ही खुद को सीमित रखा। इस स्थिति को देखते हुए कई विशेषज्ञ आज यह मानते हैं कि यूक्रेन का परमाणु हथियार छोड़ना एक ऐतिहासिक भूल थी। अगर यूक्रेन के पास आज भी वो परमाणु हथियार होते तो शायद रूस हमला करने की हिम्मत नहीं करता। यह इतिहास की सबसे बड़ी डीन्यूक्लियराइजेशन की गलतियों में से एक गिना जाएगा। उत्तर कोरिया ने भी इस स्थिति से सबक लिया और उसने अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी ताकत से जारी रखा। उत्तर कोरिया अब शायद समझ गया है कि अगर उसने अपने परमाणु हथियार छोड़ दिए तो उसकी स्थिति यूक्रेन जैसी हो सकती है। हम लोगों ने काफ़ी समझदारी दिखाई कि हमने अमेरिका के कहने पर उसके आश्वासनों के बदले में परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत करने से साफ मना कर दिया। हो सकता था कि हमारी भी हालत ऐसी होती और पाकिस्तान आज परमाणु शक्ति संपन्न देश बना होता, क्योंकि वह अमेरिका का सहयोगी था। यूक्रेन की इस कहानी से यह साफ होता है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं होता। यह दुनिया के अन्य देशों के लिए चेतावनी भी है कि अपनी सुरक्षा को लेकर केवल कूटनीतिक वादों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यूक्रेन की इस कहानी ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि शक्ति केवल हथियारों में नहीं होती, बल्कि उस शक्ति को बनाए रखने की इच्छा शक्ति में भी होती। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जो देश अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खुद खड़ा नहीं होता, वह अंततः दूसरों के रहमो करम पर जीने को मजबूर हो जाता है। यूक्रेन ने दूसरों की गारंटी पर भरोसा किया, लेकिन जब संकट आया तो वही देश उसकी रक्षा करने की बजाय बयानबाजी और प्रतिबंधों तक सीमित रह गए। शक्तिशाली होने से ज़्यादा जरूरी है शक्तिशाली बने रहने की समझ रखना। दुनिया में सिर्फ वही देश टिकते हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं, न कि सिर्फ दूसरों के भरोसे अपने फैसले लेते हैं। इसलिए कोई भी राष्ट्र अगर अपनी संप्रभुता और अस्तित्व को बचाना चाहता है तो उसे अपनी रक्षा खुद करनी होगी, वरना इतिहास गवाह है कि जब दुश्मन दरवाजे पर खड़ा होगा
तब बड़े बड़े वादे करने वाले कहीं और देख रहे होंगे और आपको एहसास होगा कि आप कितने बड़े धोखे में थे। जहाँ तक अमेरिका की बात है तो मुसीबत में साथ छोड़ करके भाग जाना उसकी फितरत बन चुका है। यह कुछ पहली बार नहीं था जब अमेरिका ने किसी देश को वादों और गारंटियों का झांसा देकर बीच मझधार में छोड़ दिया। वियतनाम में अमेरिका ने युद्ध शुरू किया, लेकिन जब हारने लगा तो अपनी सेना हटाकर वहां के लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया। अफगानिस्तान में 20 साल तक लोकतंत्र और सुरक्षा की बातें करता रहा, लेकिन जब जाने का वक्त आया तो एक रात में सब कुछ छोड़ करके भाग गया और उसी तालिबान को सत्ता सौंप के चला गया जिससे कभी उसने 20 साल तक सुरक्षा के नाम पे, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के नाम पे लड़ाई करी थी और अफगानिस्तान को खंडहर के देश में बदल दिया। इराक, सीरिया, लीबिया, जहां जहां अमेरिका ने सुरक्षा और लोकतंत्र के नाम पे पैर रखा वहां सिर्फ तबाही, अराजकता और धोखे की कहानियां बची रही। यूक्रेन के लिए भी कहानी कुछ अलग नहीं थी। अमेरिका ने 1994 में सुरक्षा का आश्वासन दिया, परमाणु हथियार छोड़ने के लिए मनाया, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जब रूस ने हमला करके यूक्रेन को एक बर्बाद और खंडहर देश में बदल दिया, तब अमेरिका ने बस हथियारों की सप्लाई और कड़े बयानों तक ही खुद को सीमित रखा। आज यह दुनिया के सभी देशों के लिए उदाहरण की तरह है कि कभी भी इन सुपर पावर देशों के झांसों में मत आओ, उनके वादों के भूल भुलैया में मत फंसो। जो अपनी सुरक्षा खुद करता है वही टिकता है, जो दूसरों के भरोसे बैठता है वो इतिहास के पन्नों में एक कमजोर राष्ट्र की तरह सीमित हो जाता है। युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़े जाते बल्कि इच्छा शक्ति से भी जीते जाते हैं, और इतिहास ने बार बार यह साबित किया है कि जो अपनी ताकत छोड़ देता है, जो कि यूक्रेन ने छोड़ दी अपने परमाणु हथियार रूस को सौंप करके, वो अपने वजूद की लड़ाई हार जाता है। और आज यूक्रेन अपने वजूद की लड़ाई हार चुका है। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए। आपकी कुछ अपनी राय है तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं उसको अगले वीडियो में इंक्लूड कर सकूं। और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इसको शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब कभी भी मैं इस तरह का कोई दूसरा वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको देख सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।